हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योद्धा कैरियर पॉइंट। तो आज के वीडियो में हम जो है कार्य ऊर्जा और शक्ति यानी वर्क पावर एंड एनर्जी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो वर्क में सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य। ठीक है, कार्य क्या होता है? कार्य आपका होता क्या है, यानी वर्क यानी होता है W इक्वल टू F इंटू S यानी D या D S या D यानी बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो बल गुणे विस्थापन, तो यानी इसकी परिभाषा क्या होगी कि बल के दिशा में ही लगाया गया बल की यानी किसी वस्तु पर जब किसी फोर्स को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो आपका क्या होगा? वर्क होगा। लेकिन आपको जो है वर्क से कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि परिभाषा आप जो है मेनली हाई स्कूल इंटर में नहीं है जो आपसे परिभाषा पूछी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे विस्थापित का क्या प्रोसेस है आपका। मान लीजिए ये आपका कोई एक पार्टिकल है m1, ठीक है, m1 है आपका, और ये आपका क्या है m2 है। ठीक है, ये यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है f, तो ये इस दिशा में विस्थापित हो रहा है। तो विस्थापित होकर जब यहाँ से m1 जो है m2 के स्थान पर जाएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे आएगा d। तो यही कहते हैं कि जब कोई बल जो है विस्थापित हो जाता है यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? वर्क। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यानी हम कह सकते हैं W इक्वल टू F इंटू डी। अब यहाँ पे cos थीटा हो जाता है, क्यों? क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे इसके दो अक्ष हो जाते हैं, सिंपल सा। एक अक्ष हो जाता है आपका ऊर्ध्वाधर घटक, एक हो जाता है क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक में आपका साइन थीटा हो जाता है, और ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक में आपका साइन थीटा हो जाता है, क्षैतिज घटक में क्या होता है? कास थीटा। ठीक है, ये हमने जो है आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, W इक्वल टू एफ डी कास थीटा ये होता है। यहाँ से अब किस तरीके से क्वेश्चन पहला क्या पूछता है, यदि हम थीटा बराबर 0 रख देते हैं तो जो विस्थापन होगा, जो फिर उसकी थीटा इक्वल टू अगर 0 रख देंगे तो विस्थापन जो होगा बल की दिशा में होगा। ठीक है, विस्थापन बल की दिशा में होगा, ये होता है आपका पहला। यानी कैसे बल की दिशा में, यानी W इक्वल टू आपका हो जाएगा F इंटू डी यानी कास 0, यानी कास 0 की वैल्यू 1, तो W इक्वल टू एफ डी। ठीक है, एफ डी हो जाए। यहाँ पे आपका जो कार्य होगा वो मैक्सिमम कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अधिकतम कार्य होगा यहाँ पे। और दूसरा बात करें इफ, यानी दूसरा क्या करें, इफ थीटा इक्वल टू हम 90 डिग्री रख देते हैं तो विस्थापन और जो बल होगा, ठीक है, विस्थापन और जो बल होगा, बल एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर, यानी F परपेंडिकुलर D, यानी एक दूसरे के क्या होंगे? लंबवत होंगे। तो आपका क्या होगा? कास 0 की वैल्यू, कास 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी W इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू आपका देता है। ये तो रहा आप FD और F और S में संबंध। और दूसरा इसका देखिए, और इसमें आपसे क्या पूछता है, जैसे कार्य का जो मात्रक है ये क्या होता है? ठीक है, कार्य का मात्रक, यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? पहला होता है जूल। ठीक है, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। ठीक है, और होता है आपका कैलोरी। ठीक है, और आपका क्या होता है? किलोवाट घंटा। अब 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 ठीक है, किलो। अभी देखिए किलोवाट घंटा हुआ, और चौथा आपका हो जाता है बल गुणे विस्थापन भी होगा, यानी बल गुणे विस्थापन। और अगला क्या होगा?
जिसका इंटरनेशनल एसआई यूनिट हो जाती है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये, और इसकी अगर बीमा की बात करें, बीमा आपका ml स्क्वायर टी की पावर -2। ठीक है, ये होता है आपका। ठीक है, और यहाँ पे देखिए किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 × 10 की पावर 6 होता है। ठीक है, मीटर। और आपका जो कैलोरी होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है, ठीक है, यानी 4.18, यानी इसको हम नज़दीकम में लिख देते हैं 4.2। ठीक है, 4.1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल हो जाता है। तो ये इतने मात्रक जो है कार्य के हैं जो किसी न किसी तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ वर्क, यानी कार्य के मात्रक। कार्य के क्या क्या मात्रक हैं? एग्जाम्पल ऑफ वर्क यानी कार्य के मात्रक। ठीक है, कार्य के मात्रक क्या होता है? पहला इसमें कार्य एग्जाम्पल ऑफ वर्क, हम बोल गए उल्टा, यानी एग्जाम्पल ऑफ वर्क यानी कि एग्जाम्पल उदाहरण, कार्य का क्या उदाहरण है? पहला उदाहरण क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है। क्या? ऊपर फेंकें तो जो कार्य करना पड़ता है, तो फेंकें तो शॉर्ट में देखिए कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, अगर नीचे फेंके, दूसरा इसी में हो जाएगा आपका, नीचे फेंके तो क्या होगा? आपका जो कार्य होगा, तो आपका जो कार्य होगा आपका हो जाता है पॉजिटिव। ठीक है, यदि यानी क्षैतिज तल से, यानी किसी चीज़ को खींचें, क्या खींचने पर, किसी तल से खींचने पर जो कार्य होगा आपका वो भी क्या हो जाता है? धनात्मक। ठीक है, और फोर्थ है आपका घर्षण के द्वारा जो कार्य होगा, घर्षण द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो आपका क्या हो जाता है? ऋणात्मक। लेकिन जब दोबारा लगा दें, उसी घर्षण की बात है, यदि दोबारा अगर फोर्स लगा देते हैं उसी घर्षण पर, घर्षण द्वारा दोबारा, तो आपको जो किया गया कार्य होगा वो पॉजिटिव हो जाता है। और आपका 5th पॉइंट हो जाएगा कि अभिकेंद्र बल द्वारा जो कार्य होगा आपका वो 0 होता है, 0। और वृत्तीय यानी 6 नंबर वृत्तीय गति द्वारा जो होगा आपका कार्य, वृत्तीय गति द्वारा कार्य आपका जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? 0। तो ये रहा इतना कुछ सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है, वर्क के। अब आगे हम देखते हैं कि इसके और आगे क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपके क्वेश्चन में। अब इससे आपसे पूछे जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि संरक्षी बल और असंरक्षी बल। पहला बात करते हैं हम संरक्षी बल क्या होता है। ठीक है, संरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, संरक्षी बल। तो संरक्षी बल किसे कहते हैं? यानी संरक्षी बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा, यानी किया गया कार्य स्थिति पर निर्भर करता है। किस पर? स्थिति, यानी उसका रास्ता कैसा है, कितना उसमें पार्टिकल आ रहा है, स्थिति पर निर्भर करेगा, निर्भर करता है। यानी संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य जो होगा आपका स्थिति पर निर्भर करेगा
किस पर नहीं करेगा, पाथ पर निर्भर नहीं करेगा, यानी रास्ता कैसा है, पाथ पर नहीं, ठीक है, यानी पाथ पर निर्भर नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा संरक्षी बल का, एग्जाम्पल की अगर बात करें हम संरक्षी बल के, तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा आपका हो जाएगा चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, और चौथा आपका हो जाए, तीसरा हो जाएगा आपका प्रत्यास्थ बल, प्रत्यास्थ बल, और फोर्थ आपका हो जाएगा, फोर्थ क्या होगा, वैद्युतीय बल, वैद्युतीय बल। तो देखिए इसका मतलब कि ये इतने एग्जाम्पल होते हैं। अब आप लोग देखिए ये एग्जाम्पल के बाद इस पे इसका नहीं मतलब समझ में आया हुआ कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य जो है स्थिति पर निर्भर करता है, पाथ पर नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ये कोई पार्टिकल है, आप देखिए यहाँ से ये ए से बी को, ये मान लीजिए ए पॉइंट था इसका, यहाँ से बी, एक का पाथ यहाँ से ऐसे जा रहा है और दूसरे का यहीं से इतना ले रहा है, और तीसरा आपका यहीं से निकलकर इतना बढ़ा रहा है, ठीक है, इतना, और ये आपका वर्क W1 कर रहा है और ये है आपका W2 कार्य कर रहा है, ये आपका W1 कार्य कर रहा है, ठीक है, और ये W2 कार्य कर रहा है, ये W3 कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इससे आप ये कह रहा है कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य जो है स्थिति पर निर्भर करता है, पाथ पर नहीं। यानी ये आपसे कहेगा कि जो है संरक्षी बल जो होगा यानी W1 W3 W1 W2 W3 ये जो है स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा, पाथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, यानी किस तरीके से इसका पाथ है, यानी रास्ता इसका किस तरीके से है, ये स्थिति पर निर्भर, यानी स्थिति कैसी है इसकी, W1 इक्वल टू आपका W2 है इक्वल टू आप W3 है, आपके सामने देख सकते हैं, यानी W1 आपका बराबर है W2 के, यानी बराबर है W3 के, जितना ये आपका ये इतना स्थान घेर रहा है उतना ये घेर रहा है उतना ये घेर रहा है, यानी कि ये जो है पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है कि ये कहां से मोशन कहां को कर रहा है। ये रहा आपका संरक्षी बल। अब आगे हम बात करेंगे असंरक्षी बल, ठीक। असंरक्षी बल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे असंरक्षी बल आपका होगा असंरक्षी बल। तो असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, असंरक्षीय बल द्वारा जो कार्य किया जाता है, किया गया कार्य असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पाथ पर निर्भर करेगा, ठीक है। उसका प्रोसेस सिंपल सा उल्टा है, पाथ पर निर्भर करता है, स्थिति पर नहीं, ठीक है, यानी स्थिति पर नहीं, स्थिति पर नहीं। एग्जाम्पल आपका क्या होगा, श्यानता बल, श्यानता बल और फ्रैक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल, श्यानता बल और घर्षण बल, ये आपका एग्जाम्पल दो होता है किसका, संरक्षी बल का। अगर इसका आप मान लीजिए डायग्राम से तरीका देखें, ये जो है, जो ये दूसरा बताने जा रहे हैं डायग्राम, ये आपको जो है और AIEEE का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन समझने का तरीका होता है यहाँ पे। ये A से B पर पार्टिकल गया और इसका देखिए इसका पाथ ऐसा है और यहाँ से दूसरा गया इसका इस तरीके से और तीसरा गया इसका इस तरीके से। यहाँ पे W1 कार्य कर रहा है, ये W2 के तरीके से, W3, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है असंरक्षी बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा पाथ पर निर्भर करेगा, यानी W1 बड़ा है सबसे ज्यादा, उसके बाद W2 है, इसके बाद W3 है, यानी असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है आपका वो पाथ पर निर्भर करता है, स्थिति पर नहीं कि इसकी स्थिति किस तरीके से है, ठीक है। तो ये रहा आपका। अब आगे हम बात करते हैं परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। परिवर्ती
बल परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। आपका परिवर्ती बल द्वारा कार्य कैसे होता है? परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य जैसे माने क्या, माना जब कोई वस्तु का प्रारंभिक यानी प्रारंभिक व अंतिम दूरी, आपका प्रारंभिक व अंतिम दूरी जो होता है S1 व S2 है, S1 और S2 है, तो पूछता है आपसे कार्य क्या होगा, ठीक है। कार्य, तो कार्य क्या होता है आपका W इक्वल टू इंटीग्रेशन S1 टू S2 यानी S1 से S2 तक F इंटू DS, ठीक है। ये बल गुणे विस्थापन, ये होता है आपका परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। अब मान लीजिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछता है परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य से, ठीक है। परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य से मानिए क्वेश्चन क्या रहेगा, एक कण x अक्ष के अनुदिश, देखिए एक कण x अक्ष के अनुदिश x बराबर 0 यानी x बराबर 0 से x बराबर 5, x बराबर 0 से x बराबर 5, ठीक है। x बराबर 5 मीटर तक परिवर्ती बल, ठीक है। क्या परिवर्ती बल आपका क्या दिया है, F इक्वल टू इन्होंने दिया है, क्या दिया है 7 माइनस 2x और कहा है इन्होंने आगे प्लस 5x स्क्वायर न्यूटन है, ठीक है। क्या कहा है, न्यूटन है। तो इन्होंने पूछा है आपके वर्क डन यानी किया गया कार्य क्या होगा, क्या होगा वर्क, क्या पूछा है आपसे। तो आप जानते हैं सिंपल सा कि परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, W इक्वल टू आप जानते हैं इंटीग्रेशन S1 से S2 होता है आपका F इंटू DS, बल गुणे विस्थापन यानी वर्क यानी F आपका दिया गया है, इन्होंने क्या दिया है 7 माइनस 2x प्लस 5x स्क्वायर और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक इन्होंने दिया है S1 टू S2 यानी S1 का काम आपका 0 यानी x बराबर 0 से और S2 x बराबर 5 तक यानी 0 टू 5। अब सिंपल से हम क्या कर सकते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं। यहाँ पे वर्क इक्वल टू समाकलन अगर करेंगे तो 7 का हो जाता है 7x माइनस 2x का होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जो है 3 रहेगा, ठीक, ये 3 यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल। और यहाँ पे अगर हम जब 7 इंटू एक्स की वैल्यू यानी अपर लिमिट 5 रखेंगे, 5 माइनस एक्स स्क्वायर 5 जा 25 प्लस 5 यानी 5 3 जा 125, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 135 जूल। ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए आपका, अब आगे आपकी क्या टॉपिक है, गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा और संवेग, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है आपका गतिज ऊर्जा व संवेग। गतिज ऊर्जा संवेग में क्या रिलेशन हमने पिछली क्लास में बता दिया था आपको कि क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर अपान 2m। ये होता है गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p के है, p स्क्वायर के, यानी k1 अपान k2 कह सकते हैं आप, इक्वल टू P1 अपान P2 का होल स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा हम बात करते हैं कि घूर्णन, ठीक है। दूसरा है आपका घूर्णन ऊर्जा और संवेग। घूर्णन ऊर्जा और संवेग में भी यही रिलेशन होता है। वहां पे क्या हो जाता है आपका, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ
आई ओमेगा स्क्वायर, जहां पे आई क्या है आपका जड़त्व आघूर्ण, क्या है आई आपका है जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनेर्शिया, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण, ये है आपका जड़त्व आघूर्ण। और ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, कोणीय संवेग। ओमेगा क्या है आपका कोणीय संवेग है, ओमेगा है आपका कोणीय संवेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंट, ठीक है, एंगुलर वेग। और अब हम आगे बात करेंगे, ये था गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, घूर्णन ऊर्जा और संवेग में संबंध। अब आगे हम बात करेंगे कार्य ऊर्जा परमीय, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, गतिज ऊर्जा और संवेग में परिवर्तन क्या होता है। पहला देखिए, पहले कार्य ऊर्जा परमीय, कार्य ऊर्जा हम जो है इसका आपको जो है सिंपल सा कार्य ऊर्जा परमीय का फार्मूला बताते हैं, जो न्यूमेरिकल पर पहुंचते हैं उसका क्वेश्चन सिर्फ किस तरीके डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन, और ये सब कुछ करने से फायदा नहीं। सिर्फ आपका क्या होता है कार्य ऊर्जा परमीय, U इक्वल टू या W इक्वल टू होता है आपका हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ये रहा आपका। और नेक्स्ट है आपका जो है बल व वेग में संबंध, ठीक है, बल व वेग में, बल व वेग में संबंध, ठीक है, संबंध। तो बल व वेग में क्या संबंध होता है आपका, आप खुद जानते हैं कि वर्क डन होता है आपका, ठीक है, वर्क क्या होता है यानी वर्क बाई टी यानी पी, ठीक है, ये होता है आपका क्या बल व वेग में संबंध, ये होता है P इक्वल टू यानी संवेग P आपका, ठीक है, शक्ति P इक्वल टू W बाई टी यानी शक्ति बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अब यहाँ से बल और वेग में संबंध हमें निकालना है, ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से कैसे निकालेंगे। क्या होता है P इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है W बाई टी, ठीक, ये हुआ, और P बराबर हम जानते हैं यहाँ से आपका W क्या होता है F इंटू एस, ठीक है, F इंटू एस कॉस थीटा अपॉन टी, ठीक है, और हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, ये क्या हो गया S अपॉन टी इक्वल टू V, तो यानी P इक्वल टू F इंटू V कॉस थीटा, ये आपका रिलेशन हुआ क्या हुआ फोर्स और वेग यानी बल और वेग में संबंध हो गया। और यहाँ से एक और पूछता है आपका कि जो शक्ति होती है वो क्या द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है, कुछ लोग कहेंगे नहीं होती, कैसे नहीं होती, P इक्वल टू होता है F के जगह हम रख देते हैं ma इंटू V कास थीटा, तो यहाँ से एक फार्मूला और निकल आया, जो आपका ये P होगा ये अनुक्रमानुपाती होता है M के, P अनुक्रमानुपाती है A के त्वरण के, और P अनुक्रमानुपाती होता है V के भी, इतना आपका फार्मूला निकला, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्प्रिंग की ऊर्जा, एक फार्मूला है और का स्प्रिंग की ऊर्जा का, स्प्रिंग की ऊर्जा, ठीक है, स्प्रिंग ऊर्जा, स्प्रिंग ऊर्जा का फार्मूला आपका होता है U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, जहां के जो है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है और x क्या है, x आपका होता है कहां से कहां तक, कितनी लंबी, यानी x होता है आपका विस्थापित, यानी क्या होता है x विस्थापित दूरी कहां से कहां तक, और क्या है आपका k क्या है स्प्रिंग नियतांक, ठीक है, स्प्रिंग, ठीक है, चलिए स्प्रिंग नियतांक है आपका। अब आगे देखिए इसमें किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि जब किसी स्प्रिंग को s दूरी तक खींचा जाता है, देखिए पहला क्वेश्चन, जब उसी स्प्रिंग के तरीके में है, जब किसी स्प्रिंग को ठीक है, जब किसी स्प्रिंग को s दूरी क्या होता है, s दूरी क्या होता है खींचा जाता है,
खींचा जाता है, तो आगे कहा है इन्होंने कि तो उसकी स्थितिज ऊर्जा 20 जूल होती है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी आपकी 20 जूल। और आगे इन्होंने फिर कह दिया है कि यदि 5 दूरी तक खींचने पर, यानी 5 मीटर दूरी खींचा जाए, तो इन्होंने पूछा है आपसे कि स्प्रिंग नियतांक क्या होगा। स्प्रिंग नियतांक, ठीक है, कांस्टेंट क्या होगा। तो आप खुद जानते हैं कि क्या होता है स्प्रिंग नियतांक, यानी W या U इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, यानी W इक्वल टू, आपका W दिया है इन्होंने 20 दे दिया है, 1/2 इंटू के पूछा है आपसे स्प्रिंग कांस्टेंट है, x आपसे कहाँ से कहाँ तक विस्तार, यानी 5 यानी 5 इंटू 5 जा 25, यानी कि आपका ये इधर चला जाएगा, यानी 40/25 के इक्वल टू, ठीक है। ये आपको अगर कैंसिल करें तो 5 से काचे 5 8 40, 5 25, 5 1 9 5, यहाँ पे 5 1 9 5 और बचेगा आपका 30, तो 5 6 30, ठीक है। यह है 1.6 आपका न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट का मात्रक न्यूटन मीटर होता, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट का आपका जो मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर होता है, यानी न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल टू आपका जो होता है F/m, ठीक है। ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ, ठीक है, ये के F/m, ये इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर।